एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी बीवी रोज अपने किए पर पछताती रहती। मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझ पर थोड़ा तो भरोसा करो। पर भरोसा तो क्या, मैं तो पूरी दुनिया की औरतों पर से विश्वास करना छोड़ दिया था। आप मेरी कहानी को पूरा सुनेंगे, शायद मेरी बात से आप लोग भी सहमत होंगे। ये मेरी सच्ची कहानी है। ये कहानी एक पारिवारिक जीवन से संबंधित है, जिसको सुनकर आपको भी बहुत सी बातें सीखने और समझने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से वही पुरानी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए रोज़ नई नई इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आती रहूँगी। चलिए लिए चलती हूँ फिर से उसी कहानी के तरफ। आखिर क्या हुआ था? मैं कमाने के लिए परदेश आया, यहीं का होकर रह गया था। मैंने जब अपना देश छोड़ा, उस वक्त मेरी उम्र महज 20 साल की थी। मेरी आंखों में कुछ बनने का जुनून था। पीछे मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आया था। उन लोगों ने मुझे बहुत मना किया था, मगर मैं अपने घर की गरीबी और बदहाली से बहुत परेशान था। पापा एक मामूली चौकीदार थे, जो किसी बंगले में चौकीदारी का काम किया करते थे। उसके बदले में उन्हें महीने के आखिरी में बहुत ही कम तनख्वाह मिलती थी, जिससे घर का गुजारा करना बड़ा ही मुश्किल हो जाया करता था। यहाँ तक कि महीने के आखिरी दिनों में दुकानों की उधारी करनी पड़ती थी। हमारे घर खाने को कुछ भी नहीं होता था। कभी कभी हमें भूखा भी सोना पड़ता था। ऐसे में मम्मी पापा की लड़ाई हो जाया करती थी। मम्मी पर इस बात के लिए जोर देती थी वह ये नौकरी छोड़कर कोई दूसरी नौकरी तलाश करे, मगर पापा मम्मी की बात नहीं मानते थे और मम्मी बस यही कहते थे कि इस ज़माने में नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। अगर मुझे ये नौकरी मिली हुई है तो इस बात की अल्लाह की गनीमत समझो। मगर जब मम्मी मुझे भूखा सोता हुआ देखती तो उनका दिल दुख जाया करता था, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था। इकलौते बेटे को भूखा सोता हुआ देखना उनके लिए बहुत मुश्किल बात थी। जब भी वो पापा से झगड़ा लड़ाई करती थी कि कोई दूसरी नौकरी कर लें, ताकि कम से कम वो अपने बच्चे को पेट भरकर खाना खिला सकें। मगर पापा यही समझाते थे अगर उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी तो वे नुकसान में चले जाएंगे। जब भी वह ये नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। मैंने सरकारी स्कूल में अपनी 10वीं की पढ़ाई की थी, लेकिन मैं फिर भी दिल लगाकर पढ़ता था। बचपन से ही गरीबी ने मेरे दिल में एक गहरा छाप डाला था। इसी वजह से मैं पढ़ने लिखने में दिल लगा लिया करता था, क्योंकि मम्मी मुझे अक्सर कहती थी जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तो हमारे भी दिन फिर जाएंगे और हम लोग भी पेट भरकर अच्छे खाना खा सकेंगे। मम्मी की ये बात सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से दुख जाया करता था। समझाती थी कि मैं अभी बच्चा हूँ, उनकी इस बात की गहराई को नहीं समझ सकता हूँ। इसलिए जब वह गरीबी से बेहद तंग आ जाया करती थी तो मुझसे अपने दिल की बातें कर लिया करती थी, क्योंकि मम्मी के दिल की बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। पापा अंधेरे में ही घर से निकल जाया करते थे और फिर रात को वही वापस आते थे। कभी कभी तो वह रुक भी जाया करते थे। ऐसे में मम्मी घर में अकेले रह गई थी। ऐसे में मम्मी ने मुझे ही अपनी तन्हाइयों का साथी बना लिया था। मम्मी सारा दिन मुझसे बातें किया करती थी, क्योंकि मेरी माँ अपने दिल की बात कर लिया करती थी और मैं अपनी माँ से खुलकर बात किया करता था। मम्मी अक्सर मुझसे कहती थी मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब तुम एक बड़े आदमी बन जाओगे तो हमारी गरीबी के दिन ख़त्म हो जाएंगे और मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से बिता पाऊंगी। मम्मी की बातें सुनकर मैं चुप से उनकी शक्ल को देखता रह जाता था, मगर बचपन से ही मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि मुझे मम्मी के लिए बहुत बड़ा आदमी बनना है और उन्हें दुनिया का हर सुख देना है। इसी वजह से मैं बचपन से ही बहुत समझदार हो गया था। मैंने मम्मी से कभी कोई ऐसी जिद नहीं करता था जिसकी वजह से मम्मी को जरा भी परेशानी उठाना पड़े। मुझे मम्मी का एहसास था। मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। मेरी माँ एक अच्छे परिवार से थी, मगर उनकी किस्मत ऐसी निकली, उन्हें इस गरीबी में जीना पड़ा। इसी वजह से हर वक्त दिल दुखी रहता था। भाइयों की तरफ से भी उनको जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं मिला था और ना ही मम्मी ने उनसे अपनी जायदाद मांगी थी। माँ हमेशा यही कहती थी भाइयों का घर मेरे लिए खुले रहें, मेरे लिए यही बहुत है, इससे ज़्यादा की मुझे ख्वाहिश नहीं। मगर जब मम्मी मामू के घर से होकर आती थी तो काफ़ी दिन तक चुप रहती थी। वे वहाँ की शान शौकत को देखकर अपने 2 कमरे के कच्चे मकान में आती तो उनका दिल दुख से भर जाया करता था। मम्मी अपने मुंह से कुछ ना कहती थी, मगर उनकी चुप्पी देखकर मैं समझ जाया करता था मम्मी को अपने मायके का एहसास बहुत सता रहा है, क्योंकि उनके मायके में हर सुख सुविधा मौजूद थी और यहाँ हम लोग महीने के आखिरी दिन भूखे गुजारते थे। इस बात से मम्मी का दिल कट जाया करता था। मगर जब उनके भाइयों को इस बात का एहसास नहीं होता था वे लोग अपनी बहन के साथ ज्यादती कर रहे हैं।
बल्कि वे लोग तो अपनी ज़िंदगी में मगन थे। मम्मी को यूं चुप देखकर मेरा दिल दुख से भर जाया करता था। मैंने मामू के घर जाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि मैं मम्मी का दुखी चेहरा नहीं देख सकता था, जबकि पापा पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता था। वे मम्मी को यही समझाते थे कि अपना दिल छोटा मत किया करो, मगर मम्मी पापा को घूर कर रह जाती थी और कभी ज़्यादा गुस्सा आता तो पापा से लड़ने बैठ जाती थी। ऐसे में मैं बिल्कुल सहम कर रह जाता था। मैंने 10वीं का इम्तिहान दिया तो मेरे अच्छे नंबर आए थे। यूँ मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और दिल लगाकर पढ़ने लगा। मम्मी का सपना था वह मुझे डॉक्टर बनाएंगी, जबकि मैंने कुछ और ही सोच कर बैठ गया था। मैं कॉलेज में बड़े अच्छे नंबर प्राप्त किए थे और फिर एक दिन मम्मी पापा को मैंने अपने इरादे से बाहर कर दिया। मैंने मम्मी पापा से कहा, मैं अब और ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि किसी दूसरे देश जाकर कमाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी कुछ पलों के लिए सदमे में चली गई। उन्होंने मुझसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। मैं उनका इकलौता बेटा था, इसलिए वह किसी हाल में भी मुझे अपनी नज़रों से दूर करने को तैयार नहीं थी। मेरी बात सुनते ही उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया और मुझसे साफ साफ कह दिया वो मुझे किसी भी हाल में वो मुझे कहीं जाने नहीं देंगी। मुझे पता था ये सब इतना आसान नहीं होगा। मैं कुछ वक्त के लिए मम्मी की नज़रों से दूर हो जाता तो मम्मी की जान पर बन आती थी। यहाँ तो मैं सालों के लिए अपनी मम्मी से दूर होने की बात कर रहा था, तो मम्मी ये सब कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी। इसी वजह से मम्मी ने मुझसे कह दिया, अगर तुम्हें यहाँ रहकर कुछ करना है तो करो, लेकिन यहाँ से जाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। मगर मैं तो पक्का इरादा कर बैठा था और यहाँ किसी भी हाल नहीं रहना चाहता था। आखिरकार मैंने मम्मी को मना ही लिया और उनसे वादा किया कि वहाँ जाकर मैं रोज़ उनसे फ़ोन पर बात करूँगा। माँ ने अपना सोने का जेवर बेचकर मेरे विदेश जाने का इंतज़ाम किया था। इस वजह से मैं और ज़्यादा मम्मी का एहसानमंद हो गया था। कुछ ही दिनों में मैं यहाँ विदेश आ गया, मगर मैं रोज़ ही अपनी माँ से फ़ोन पर बात किया करता था। मम्मी मुझे याद करके रोती रहती थी। शुरू के कुछ दिन तो मुझे भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं इस तरह मेहनत करने का आदी नहीं था। मम्मी ने घर में मुझे फूलों की तरह रखा हुआ था। मुझे कभी अपने कामों के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ी थी। यहाँ आकर तो मुझे अपने कपड़े भी खुद धोने पड़ते थे और खाने का तो कुछ पता ही नहीं होता था। शुरू में जब मैं यहाँ आया, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। काफ़ी दिनों तक मैं सूखी ब्रेड पर गुजारा करता रहा। ऐसे में मुझे माँ के हाथ की गरम गरम रोटी बेहद याद आती थी। मुझे नहीं याद मम्मी ने मुझे कभी भूखा पेट सोने दिया था। भले महीने के आखिरी में मम्मी पापा का हाथ तंग हो जाया करता था, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं होता था, मगर फिर भी माँ मेरा पेट भर कर मुझे सुलाती थी। ऐसे में यहाँ आकर मैं बिल्कुल ही टूट गया था। अक्सर माँ को याद करके मेरी आंखों से आंसू निकल आया करते थे, मगर यहाँ तो मेरे आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। अगर माँ मुझे ऐसा रोता हुआ देख लेती तो जाने उनके दिल पर क्या गुजरती। मैं खुद ही अपने आंसू पोंछकर माँ को फ़ोन करके उनसे ढेरों बातें कर लिया करता था, मगर फिर भी न जाने कैसे माँ पहचान जाया करती थी। मैं भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया हूँ, और मैं बड़ी मुश्किल से माँ को इतना दिलासा दिला पाता कि मैंने अभी खूब तरह तरह के खाने खाए हैं और अब तो मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। पता नहीं माँ को इस बात पर यकीन होता था या नहीं, मगर मेरी माँ कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से चुप हो जाया करती थी। मगर दूसरी तरफ मुझे माँ की सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती थी। वह मुझे बस यही कहती थी, वापस लौट आओ, उस अजनबी देश में कुछ नहीं रखा है, तुम बस मेरे पास आ जाओ ताकि मेरी आंखों को ठंडक मिल सके। माँ की इस बात पर मैं उन्हें तसल्ली देता था कि मैं जल्दी वापस लौटकर आपके पास आऊँगा। मैं उन्हें साफ शब्दों में तो नहीं कह सकता था कि इतनी जल्दी लौटकर नहीं आ सकता, बस मैं उन्हें तसल्ली दे सकता था। अब और माँ पापा मेरे जाने के बाद बहुत ही तनहा रह गए थे। माँ रो रो कर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी, मगर पापा मेरे जाने के बाद बहुत ही चुप हो गए थे। वह मुझे फ़ोन पर बात करते तो मुझे हौसला देते। वह ये बात भी जानते थे कि विदेश में कमाना कितना मुश्किल है, मगर मुझे पापा की आवाज़ भी भीगी हुई लगती थी। पापा को पूरी ज़िंदगी चौकीदारी करते देखी थी। मैंने उन्हें पूरी पूरी रात अपने काम पर जागते हुए देखा था, मगर फिर भी उनके माथे पर कोई सिकन नहीं आती थी। मेरी माँ पापा से रोज़ लड़ती थी, मगर पापा ने कभी भी माँ से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। वे थोड़े में ही खुश रहने वाले इंसान थे। मैंने कभी भी पापा को ज़्यादा पैसों के लिए परेशान होते नहीं देखा था। वह मुझे तसल्ली देते, ये सब कुछ थोड़े वक्त की परेशानी है, अगर तुम इसी तरह से मेहनत करते रहे एक दिन बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंचते हुए देखना चाहता हूं। उसके बाद उन्हें ये सब परेशानियां बहुत ही छोटी सी मालूम होगी। मैंने काफ़ी दिन तक छोटी मोटी नौकरियां करके गुजारा किया। मैंने सुना था विदेश में नौकरी बहुत आसानी के साथ मिल जाती है, मगर ये मेरी बेवकूफ़ी थी। मुझे नौकरी ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी।
मैं सुबह के वक्त लोगों की गाड़ियाँ साफ करने का काम करता था और शाम में एक होटल में वेटर की नौकरी करता था। इस तरह से मेरे पेट भरने का तो आसरा हो गया था, मगर मैं अपनी इस नौकरी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। मेरे पेट भरने का तो आसरा हो गया था, मगर मैं अभी भी घर पैसे नहीं भेज रहा था। ऐसे में बहुत परेशान हो गया था। आखिरकार काफ़ी साल की मेहनत और कोशिश के बाद मुझे एक नौकरी मिल गई। इस तरह से मैं इस काबिल हो गया था, कुछ पैसे अपने घर भेजने लगा था। जिस वक्त माँ को पैसे भेजे थे उस दिन माँ बेहद खुश थी। मैं जब माँ से फ़ोन पर बात कर रहा था उस वक्त खुशी में माँ की आवाज़ झलक रही थी। अब माँ मुझे ढेरों दुआएं दे डाली थी। माँ को यूं खुश देखकर मुझे बेहद सुकून मिल गया था। ऐसा लग रहा था मैं माँ के सपने पूरे करने के काबिल हो गया हूँ, मगर मैं अभी भी अपनी उस मंजिल से काफ़ी दूर था। जैसे मैंने सोचा था, मैं धीरे धीरे वहाँ अपनी ज़िंदगी में सेटल होता जा रहा था और मेरे घर के हालात भी अच्छे होते जा रहे थे। अब माँ बहुत खुश थी, मगर माँ और पापा मुझे याद करके हर वक्त उदास रहते थे। मुझे इस बात की तसल्ली हो गई थी, पापा माँ को संभाल लेते हैं, इसी वजह से मैं बेफिक्र था। लेकिन मैं रोज़ दिन 2 बार फ़ोन करके हाल खबर मालूम कर लिया करता था। मुझे उन लोगों पर हैरानी होती थी। बाहर विदेश जाकर अपने घर वालों को भूल जाया करते थे और उन्हें एकदम नज़रअंदाज कर दिया करते थे, मगर मैं अपने माँ बाप के तरफ से बिल्कुल भी लापरवाह नहीं था। मुझे विदेश आए 3 साल बीत चुके थे। मेरे घर के हालात बहुत ठीक हो चुके थे और मेरी नौकरी भी पक्की हो गई थी। ऐसे में अब मेरी ज़िंदगी में बहुत हद तक सुकून आ गया था, मगर ये सुकून ज़्यादा दिन टिका नहीं। एक दिन मैं काम पर मौजूद था तो किसी नंबर से मुझे कॉल आई। हिंदुस्तान से मेरे किसी रिश्तेदार का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाकर कान से लगाया क्योंकि मैं उस वक्त काम में बहुत बिजी था। मगर दूसरी तरफ जो खबर मुझे सुनने को मिली उस खबर ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। मैं जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया था। फ़ोन मेरे हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया था। मैं उस वक्त अपने होश आवाज़ खो बैठा था। मुझे सिर्फ इतना याद था, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और उस नुकसान की भरपाई सारी ज़िंदगी नहीं हो सकती थी। मेरे किसी रिश्तेदार ने मुझे फ़ोन करके ये बताया था कि मेरे पापा इस दुनिया से जा चुके हैं। अभी तो हमारे अच्छे दिन शुरू हुए थे और पापा मुझे छोड़कर चले गए। अगले ही पल मुझे माँ का ख्याल आया। मैं उस वक्त उनके पास मौजूद नहीं था। मुझे उनके पास होना चाहिए था, मगर यहाँ से इतनी दूर वापस अपने देश में लौटना मेरे लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था। एकदम ही मैं खुद को बहुत ही तन्हा महसूस किया था। मेरे पापा मेरे पास नहीं थे, मगर उनका सहारा ही काफ़ी था। और अब तो वह भी मुझे छोड़कर जा चुके थे। ऐसे में बिल्कुल ही टूट कर बिखर गया। मेरी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन तो मंजूर कर ली गई, क्योंकि इतने सालों में मैंने एक बार भी लौटकर अपने घर नहीं गया था। मैं जल्दी जल्दी अपनी सारी तैयारी की और अपने घर जाने को तैयार हो गया। मैं 1 महीना की छुट्टी पर अपने घर जा रहा था। मैं इस हादसे से पहले हर वक्त सोचा करता था कि मैं जल्दी छुट्टी लेकर अपने माँ बाप से मिलने जाऊँगा और वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। मगर मैं नहीं जानता था मुझे इस तरह से छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैं जहाज़ में बैठकर बराबर अपने आंसू साफ कर रहा था। मैं नहीं जानता था लोगों से आंसू छुपाना इतना मुश्किल होता है। आज मुझे परदेश की हकीकत समझ आ रही थी, क्यों लोग परदेश आकर इतने बेबस हो जाते हैं। मेरे घर से सबके फ़ोन आ रहे थे। पापा का कफन दफन जल्दी करनी थी और मैं बस यही कह रहा था कि मेरा थोड़ा इंतज़ार कर लो, मेरे पहुंचते ही दफना देंगे। ये कहते हुए मेरा दिल कटा जा रहा था, मगर उस वक्त मुझे खुद को संभालना था। मैं कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहता था। एयरपोर्ट पर उतरकर जब मैंने अपने वतन की मिट्टी छुआ तो मेरी आंखें भर आई और मेरा दिल किया कि मैं यहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगूं। एक ही बार में अपने दिल का सारा गुब्बार निकाल दूं। मैं वहां से टैक्सी में बैठ गया और टैक्सी वाले को अपने घर का पता समझा दिया। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं अपने बाप की मैयत को देखने की हिम्मत अपने अंदर जुटा रहा था। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मेरे अंदर के जज्बात ये बात नहीं समझ पा रहा था कि मेरे पापा मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं नहीं रोया तो मेरा दिल कट जाएगा। जैसे तैसे मैंने अपने घर पहुंचा। पापा की मैयत कमरे में रखी थी, जबकि शहर से सारे रिश्तेदार मौजूद थे। मुझे देखकर सब लोग मुझे गले लगाने लगे और तसल्ली देने लगे, मगर मेरी नज़रें अपनी माँ की तलाश में थी। मुझे उस वक्त अपनी माँ की फिक्र थी। मैं यही बात सोच सोच कर हलकान हुए जा रहा था कि न जाने इस वक्त उन पर क्या गुजर रही होगी। मैं सबसे मिलते मिलते अंदर कमरे में गया। मेरे पैरों में जैसे जान खत्म हो गई हो। मेरी आंखों के सामने मेरे बाप की मैयत रखी थी और मेरी माँ के सर पर सफ़ेद चादर उड़ा दी गई थी। वह रोई जा रही थी। मैं तड़प कर उनकी तरफ बढ़ा। मुझे देखते ही माँ ने चीख मारी और मुझे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते वो कभी मुझे छूने लगती, कभी मेरे चेहरे और हाथों को महसूस करके मेरे होने का यकीन करती।
पापा को दफनाने के लिए मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। लोग पापा की मैयत को उठाने के लिए आ गए थे। मैं भी वहाँ से उठ गया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। जिस वक्त मैं अपने बाप की मैयत को कंधा दिया था, उस वक्त मैं खुद को बेहद कमज़ोर महसूस कर रहा था। आज अब पता चल गया था, मुझे उनकी अहमियत का अंदाज़ा हो रहा था। भले पापा कम कमाते थे, उनकी आमदनी इतनी अच्छी नहीं थी, मगर उनका होना सबसे बड़ा सहारा था। माँ सारी जिंदगी पैसों की खातिर लड़ती रहीं, अब पापा ही ना रहे। कब्रिस्तान पहुंचकर मैंने अपने हाथों से कब्र में उतारा था। आज मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि जिन लोगों के माँ बाप मर जाते हैं, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। पापा को मिट्टी तले दफनाकर मैं घर आया। मामा के घर से खाने की देख भी आ चुकी थी। लोग खाना खा रहे थे और मैं सब लोगों को हैरानी से देख रहा था। वे सब भूल चुके थे कि अभी किसी को दफनाकर घर आए हैं। धीरे धीरे घर से मेहमानों से खाली हो गया और फिर रात होते होते मैं और माँ घर में ही बचे थे। माँ बिल्कुल चुप थी। वह बस खाली खाली नज़रों से सबको देख रही थी। कभी दुपट्टे में मुंह छुपाकर रोने लगती। माँ की ये हालत मुझे बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही थी। पापा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मैं खाना लेकर उनके पास गया तो मुझे देखकर वे दोबारा से रोने लगी। उन्हें रोता देखकर मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मैं तो माँ को ज़िंदगी का हर सुख देना चाहता था। मुझे नहीं पता था माँ को इतना बड़ा सदमा मिल जाएगा। पापा ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक चौकीदारी में गुजार दी थी और अभी भी उन्होंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी, जबकि मैं पापा को ये बात कह के कर थक गया था कि अब मैं कमा रहा हूँ तो आपको कमाने की क्या ज़रूरत है। मगर पापा मुझे कहते थे, इस तरह मेरे हाथ पांव चलते रहेंगे, अगर मैं घर बैठ गया मैं बिल्कुल ही बेकार होकर रह जाऊँगा। मरने के एक दिन पहले पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब मैं उन्हें काम पर जाने से मना भी कर दिया था, मगर वह फिर भी काम पर चले गए थे और वही पापा ने अपनी आखिरी सांस लिया था। वह इस तरह अचानक मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने माँ से कहा, माँ उठकर कुछ खा लो, आप सुबह से भूखी हैं, इस तरह तो आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मेरी बात सुनकर माँ ने खाली नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, जब तुम्हारे पापा जिंदा थे तो मैं ज़िंदगी में उनकी कदर नहीं की थी, और अब वो चले गए हैं तो मुझे एहसास हो रहा है उनकी मौजूदगी हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी थी। ये कहकर माँ और ज़्यादा रोने लगी। मैंने खाने की प्लेट टेबल पर रखी और माँ के बराबर में बैठकर उनके बाजू पर हाथ फैलाकर उन्हें गले से लगा लिया। मैं सालों बाद माँ को देख रहा था और वह यूं रो रही थी। मैंने ज़बरदस्ती माँ को खाना खिलाया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कुछ निवाले खाए थे। उसके बाद उन्होंने खाने से साफ मना कर दिया। मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया और माँ को दवाई खिलाकर सोने के लिए लिटा दिया था। बेशक आज की रात माँ और मेरे लिए बहुत ही भारी था। अब मेरी माँ दवाओं के सहारे जी रही थी, जबकि नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं घर की छत पर आकर बैठ गया। मेरे पापा की याद बुरी तरह से सता रही थी। मैं पापा के आखिरी वक्त में उनके पास नहीं था। न जाने उस वक्त उन पर क्या गुजर रही होगी। यही सोच सोचकर मेरा दिल और बैठा जा रहा था। पापा रोज ही मुझसे फ़ोन पर ये सवाल करते थे, घर कब लौट कर आओगे, और मैं उन्हें तसल्ली दिया करता था कि जल्दी लौट कर आऊँगा, मगर मैं इस तरह लौटूंगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सारी रात आंखों में काटी थी। मेरे पापा की याद एक पल भी मेरे दिल से नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पापा मेरे आसपास हैं। मैं एक बार उन्हें गले से लगाना चाहता था, मगर अब ये सब कुछ मुमकिन बिल्कुल भी नहीं था। पापा जहाँ जा चुके थे वहाँ से लौटकर कोई भी नहीं आता। मेरे दिल का बोझ वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा था। आज मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था, विदेश में रहने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। मुझे 1 महीने के बाद वापस लौटना था, मगर मैं माँ को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता था। पहले तो पापा जिंदा थे, माँ के साथ थे, मगर अब बिल्कुल ही अकेली रह गई थी। अब चुप हो गई थी। माँ हर वक्त मुझे कहती थी, मैं तो सारी ज़िंदगी तुम्हारे पापा से पैसों की खातिर झगड़ती रहती थी, और अब जब हमारे हालात अच्छे हो गए तो तुम्हारे पापा ही हमें छोड़कर चले गए हैं। उस दिन माँ ने मुझसे पूछा कि तुम वापस कब आओगे। मैं माँ से नज़रें चुराते हुए उन्हें जवाब दिया, 1 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ। 1 महीने के बाद मुझे वापस जाना होगा, वरना वह लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेरी बात सुनकर माँ बिल्कुल चुप हो गई और एकटक मुझे देखने लगी। तुम 1 महीने के बाद मुझे छोड़कर चले जाओगे? मैं इस घर में किसके साथ रहूंगी? मैं तो बिल्कुल ही अकेले रह जाऊंगी। लेकिन मैं भी अपनी नौकरी के हाथों मजबूर था। अगर मैं वापस नहीं जाता, एक अच्छे भविष्य का मेरा सपना चकनाचूर हो जाता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस हाल में मैं क्या करूं। एक तरफ नौकरी नहीं छोड़ सकता था, दूसरी तरफ माँ को यूं अकेले नहीं छोड़ सकता था। एक दिन माँ मेरे कमरे में आई और चुप से बेड पर बैठ गई। मैं काफ़ी देर तक माँ को देखता रहा कि न जाने क्या बात करने आई हैं। जब चुप्पी काफ़ी लंबी हो गई तो मैंने खुद ही माँ से बात की।
माँ किसी गहरी सोच में थी, मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, तुम कुछ कह रहे हो? मैं गहरी नज़रों से माँ की तरफ देखकर, कल से माँ बहुत परेशान लग रही थी। मैंने माँ के कदमों में बैठते हुए उनसे कहा कि माँ, अगर कोई बात है तो आप मुझसे कह सकती हैं, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? मेरी बात सुनकर माँ ने मोहब्बत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, इस वक्त मुझे ये बात करना ठीक नहीं लग रहा था, मगर तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैं बहुत अकेली रह गई हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले मैं तुम्हारी शादी कर दूँ, ताकि मुझे इस घर में अकेली ना रहना पड़े और तुम भी मेरी तरफ से बेफिक्र होकर अपने काम पर जाओ। मैंने ठंडे दिमाग से माँ की बात सुनी। मैंने माँ से कहा, क्या आप इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हैं? मैं जाने से पहले शादी कर लूँगा। मगर अभी माँ की परेशानी दूर नहीं हुई थी। माँ मुझसे झिझकते हुए पूछने लगी कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी। मैंने मुस्कुराकर माँ की तरफ देखा, उनसे कहा कि मुझे कोई भी पसंद नहीं, आप मेरी शादी अपनी मर्जी से कर दो। मेरी बात सुनकर माँ के चेहरे पर खुशी सी फैल गई, मगर फिर कुछ सोचकर माँ चुप हो गई और मुझसे कहने लगी, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, मगर मैं नहीं जानती तुम उससे शादी करने पर राजी हो गई या नहीं। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहती। अगर तुम्हारी मर्जी हो उस लड़की से शादी करना, वरना कोई बात नहीं। माँ ने मुझसे नज़रें चुराते हुए कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम सीमा से शादी कर लो। सीमा का नाम सुनकर मैं माँ की तरफ देखने लगा। सीमा मेरी बुआ की बेटी थी और वे कुछ साल पहले ही विधवा हुई थी। पापा ने मुझे फ़ोन पर बताया था कि सीमा के हस्बैंड का कैंसर से मौत हो गई है, जबकि सीमा की शादी को उस वक्त सिर्फ 2 साल ही गुजरे थे जब उस पर ये कयामत टूट पड़ी थी। माँ हमेशा से ये चाहती थी वह सीमा को अपनी बहू बनाकर इस घर में ले आए, मगर जब उन्होंने इस बारे में बुआ से बात की तो बुआ ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि उस वक्त हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे। वह सीमा की शादी किसी बड़े घर में करें, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया था। और अब जब सीमा विधवा हो गई थी तो माँ सब कुछ भूलकर एक बार फिर सीमा को इस घर में लाने के लिए राजी थी। और ये बात बुआ ने माँ के कान में डाली थी, क्योंकि वह जानती थी उनकी विधवा बेटी का रिश्ता बहुत ही मुश्किल से होगा और अगर उसकी शादी भी होगी तो कोई बड़ी उम्र का आदमी ही मिलेगा और सीमा को दूसरे के बच्चे संभालने होंगे। इसी वजह से बुआ ने माँ से बात की थी और माँ जल्दी इस रिश्ते के लिए राजी भी हो गई थी। माँ की खुशी के खातिर मैंने रिश्ते के लिए राजी हो गया था और सीमा से शादी करने की हामी भर ली थी। अब मेरी माँ रजामंदी जानकर बेहद खुश हुई। मैंने पहली बार माँ को इस तरह खुश देखा था। माँ की खुशी में मैं खुश था। मेरी माँ खुशी खुशी ये बात बुआ को बताने के लिए चली गई और मेरी माँ ये शादी बिल्कुल साधारण तरीके से करवाना चाहती थी, कोई धूमधाम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे पापा का अभी अभी इंतकाल हुआ था और मैं अपनी ज़िंदगी में कोई और खुशी नहीं मनाना चाहता था। इसी वजह से बिल्कुल साधारण तरीके से निकाह कर लिया और सीमा ब्याह कर मेरे घर आ गई। सीमा को बहू बनाकर माँ बहुत खुश थी। मैंने एक नया घर भी ले लिया। ये वाला घर हमारे पुराने घर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और पॉश कॉलोनी में भी था। नए घर में शिफ्ट होकर मैंने सबसे पहले माँ के कमरे में आराम के लिए हर चीज़ लगवा दी थी, ताकि माँ को किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। मैंने सर्दियों के लिए हीटर भी लगवा दिया था। माँ उस घर को छोड़कर इस घर में हरगिज़ भी नहीं आना चाहती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से माँ को यहाँ आने के लिए राज़ी किया था। सीमा भी नए घर में आकर बहुत ज़्यादा खुश थी। सीमा माँ का बहुत ख्याल रखती थी। मैं माँ की तरफ से तसल्ली में हो गया था कि मेरे ना रहने पर सीमा माँ का ख्याल रखेगी। यूँ देखते ही देखते 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला था। इस 1 महीने में पापा के जाने का गम भी बहुत हद तक कम हो गया था, मगर मेरे दिल में माँ को लेकर जो परेशानी थी वह सीमा के आने से दूर हो गई थी। पहले तो माँ की ख्वाहिश की वजह से सीमा से शादी करने पर राजी हुआ था, मगर अब सीमा ने अपने स्वभाव की वजह से मेरे दिल में जगह बना ली थी। मैंने सीमा को खुले दिल से कबूल कर लिया था। मैंने सीमा और माँ के लिए इस घर में हर तरह की सुख सुविधा का इंतजाम कर दिया था, ताकि मेरे जाने के बाद उन दोनों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब मुझे माँ के साथ साथ सीमा का भी ध्यान रखना था। सीमा मेरी सोच से बढ़कर अच्छी साबित हुई थी। मेरी माँ पापा के जाने के बाद बहुत चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी। माँ अक्सर सीमा पर गुस्सा भी हो जाया करती थी। मैं तो सीमा को यही समझाता था कि माँ बीमार रहती हैं, इसलिए उनकी किसी भी बात का बुरा ना मानो, और सीमा मुस्कुराकर चुप हो जाया करती थी। वो मुझसे माँ की कोई भी शिकायत नहीं करती थी। इस वजह से मैं भी उसकी तरफ से तसल्ली में था। 1 महीना कैसे गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला और मेरे वापस जाने का दिन भी आ गया। सुबह से मेरा दिल बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। माँ को छोड़कर जाने का ख्याल मुझे बुरी तरह से परेशान कर रहा था, मगर आखिरकार मुझे काम पर वापस जाना ही था। यूँ मैं वापस अपने काम पर आ गया। घर में उस बीच सब कुछ ठीक रहा।
दिन में 2 टाइम अपनी बीवी और माँ का हालचाल पूछा करता था। जहाँ पर नया घर लेकर दिया था वहाँ हमारा कोई भी जान पहचान वाला नहीं था, इसलिए मुझे और ज़्यादा परेशानी लग रही थी कि मुझे हर बार माँ तसल्ली देती थी, यहाँ सब कुछ ठीक है और परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। फिर मैं माँ से बात करके उन्हें तसल्लियाँ देकर फ़ोन रख दिया करता था। माँ मुझसे यही सवाल करती थी, तुम वापस कब आओगे? और इस सवाल का जवाब अभी तो मेरे पास नहीं था। माँ मुझसे कहती थी, तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। और मैं उनसे यही कहता था, आप परेशान क्यों रहती हैं? आपके पास सीमा मौजूद है। काफ़ी साल तक मैं उसी जगह काम करता रहा। जब कंपनी वालों ने देखा कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो उन लोगों ने मेरी तनख्वाह और बढ़ा दी। मैं इस बारे में सुनकर बहुत खुश हो गया क्योंकि मेरी तनख्वाह डबल हो रही थी और इस सब में मुझे किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन जब मुझे कंपनी की तरफ से पता चला कि वो मुझे किसी दूसरी जगह भेज रहे हैं जहाँ नेटवर्क ही नहीं था, मैं थोड़ा परेशान हो गया था। मगर फिर मैंने सोचा किसी न किसी तरह से घर वालों से बात हो जाएगी। जब मैं वहाँ पर पहुँचा, मगर इस बारे में मुझे कंपनी वालों ने जिस जगह भेजा वहाँ नेटवर्क काम नहीं कर रहे थे। मैं घर में बात करने की बहुत कोशिश की मगर मेरी कोई कोशिश कामयाब ना हो सकी और मैं अपने घर बात करने नाकाम रहा। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि मैं ऐसा आदमी नहीं था जो अपने घर वालों से ना बात करके मुझे चैन मिलता। माँ और सीमा की फिक्र बुरी तरह से सता रही थी। मुझे यहाँ 1 महीना रहकर काम करना था और फिर वही वापस चले जाना था जहाँ से मैं आया था। ये 1 महीना मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा था। जिस दिन मैं वापस उसी जगह पर आ रहा था मैं बहुत खुश था क्योंकि सबसे पहले जाते ही मुझे माँ और सीमा से बात करनी थी। उनके लिए परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मुझे माँ का सोच सोच कर फिक्र हो रही थी कि मेरे बगैर उन्होंने 1 महीना कैसे गुजारा होगा। मैंने वापस जाते ही सबसे पहले घर फ़ोन किया। सीमा ने मेरा फ़ोन उठाया। वह बहुत परेशान थी। मैं इतने दिन तक उन लोगों से कोई बात क्यों नहीं किया था। सीमा ने रोते हुए मुझसे कहा, माँ का इंतकाल हो गया है और मेरी माँ दफनाई जा चुकी है। सीमा के मुंह से ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये बात मैं सोच भी नहीं सकता था। माँ मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली जाएंगी, इस बात पर यकीन करना मेरे लिए मुश्किल था। मैं बहुत बुरी तरह से रोने लगा। दूसरी तरफ सीमा भी रो रही थी। वो कह रही थी, मैं आपको फ़ोन करने की बहुत कोशिश की मगर आपसे किसी भी तरह से बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए मजबूरन माँ को दफना दिया गया। मेरी तो दुनिया ही लुट चुकी थी। मैं वापस आना चाहता था मगर सीमा ने मुझसे कहा, अब तो माँ की मैयत भी दफना दी गई है, वापस आकर आप क्या करेंगे? आप वहीं रहें ताकि आपकी नौकरी बरकरार रहे। मुझे सीमा की बात भी सही लगी क्योंकि मैं इतनी जल्दी छुट्टी लेता तो ये लोग मुझे नौकरी से निकाल देते। मगर मेरा यहाँ बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। मैं एक बार माँ की कब्र पर जाना चाहता था और दिल खोल कर रोना चाहता था। इसलिए मैंने सीमा को बिना बताए ही अपने घर वापस आ गया और वही हुआ जिसका डर था। उन लोगों ने मुझे छुट्टी लेने की वजह से नौकरी से निकाल दिया था मगर अब मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी क्योंकि मैं इतनी मेहनत माँ के लिए कर रहा था। उनको एक खूबसूरत ज़िंदगी देना चाहता था। मगर अब जब माँ ही नहीं रही जिनके लिए मैं ये सब कर रहा था, इसलिए जब मुझे नौकरी से निकाल दिया गया मैंने इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और अपने घर वापस आ गया। सीमा मुझे यूं अचानक देखकर बौखला गई। उसने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। उसको सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की थी कहीं मेरी नौकरी तो नहीं चली गई। जब मैंने उसे बताया मैं नौकरी छोड़कर यहाँ पर आ गया हूँ तो उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा था मगर माँ के जाने का गम इस कदर था मैंने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया कि सीमा ने मुझसे कहा है कि माँ को पापा की कब्र के बराबर में ही दफनाया गया है। मैं वहाँ गया, मालूम हुआ कि उस नाम की वहाँ पर कोई कब्र नहीं है। तो सीमा ने मुझसे कहा कि कुछ दिन हुआ है उस कब्र में उन लोगों ने किसी और को भी दफना दिया है। मेरे दिल में एक शक सा पैदा हो गया था कि मैं आखिरी बार अपनी माँ के कब्र पर भी नहीं जा सका। कुछ महीने मुझे यहाँ रहते बीत गए थे। मैं नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आया था। सीमा मुझे रोज़ कहती थी मैं वापस लौट जाऊँ। अब मैं भी इस बारे में सोचने लगा था। एक दिन मैं अपने डॉक्टर दोस्त के साथ उसके पागल खाने किसी काम से गया हुआ था तो एक कोने में बैठी एक पागल औरत को देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। मैं उस औरत के करीब गया तो मेरे जिस्म से जान ही निकल गई क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ थी, जिसके बारे में मेरी बीवी का कहना था वह मर चुकी है। मैं माँ के कदमों में गिर गया। मैंने माँ को देखते ही पहचान लिया था। वो मेरे गले लगकर बुरी तरह से रो रही थी। मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था सीमा ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला है। माँ को गले लगाए। मेरा दोस्त भी ये सब देखकर हैरान था। जब मैंने उसे बताया ये मेरी माँ है तो वह भी हैरान रह गया। मैं माँ को लेकर जल्दी वहाँ से घर आ गया। मुझे माँ के साथ घर में दाखिल होते देखकर सीमा अपनी जगह जम सी गई थी।
वह बस फटी फटी नज़रों से माँ को देख रही थी। मैंने सीमा की तरफ बड़ी घूर कर देखा था। सीमा मेरी नज़रों से समझ गई थी। मैंने माँ को उनके कमरे में ले जाकर बिठाया और बाहर आकर सीमा से कहा, ये सब क्या था? सीमा सर झुकाए खड़ी थी। मैं समझ गया था कि ये सब उसने जानबूझकर किया है। मैंने चीखते हुए सीमा से कहा, तुम जल्दी इस घर से निकल जाओ, वरना मैं हाथ पकड़कर तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मेरी बात सुनकर सीमा मेरे पैरों में गिर गई और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। वो मुझसे कह रही थी, माँ बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, उन्हें बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था, इस वजह से मैं ये कदम उठाने पर मजबूर हुई। मैं जख्मी नज़रों से उसे घूर रहा था। मैं उस पर भरोसा करके माँ को छोड़ कर गया था। मैंने सीमा को उसके घर वापस भेज दिया। उसने मेरा भरोसा तोड़ा था, इसलिए उसे माफ़ करना मेरे बस में नहीं था। मैंने माँ को यकीन दिलवाया, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। वह ठीक होने लगी थी और फिर एक दिन माँ बिल्कुल ठीक हो गई। अब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं सीमा को घर वापस ले आऊं, मगर मैं इस बात पर राजी नहीं था। लेकिन माँ ने अपनी कसम देकर मुझे ये बात मनवा ली और मैं सीमा को लेकर घर आ गया। मगर माँ के सारे काम मैं अपने हाथों से करता था। मैंने यही रहकर नौकरी करने का फैसला किया, क्योंकि मुझे दुनिया से ज़्यादा अपनी आखिरत की फ़िक्र थी। अब मैं माँ के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।